जय हिंद जय भारत। आइए आज हम आपको ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में पूरी डिटेल से समझाते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम में देखेंगे क्लच असेंबली और गियर बॉक्स के किस प्रकार से कार्य करते हैं। आइए पढ़ते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम का उपयोग मोटर वाहन में किया जाता है। मोटर वाहन का मतलब है जो हमारे व्हीकल हैं, हर एक व्हीकल के अंदर जो रोड के ऊपर चलता है सभी के अंदर ट्रांसमिशन सिस्टम लगाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, जहां ट्रांसमिशन सिस्टम द्वारा पहियों को चलाने के लिए अंदरूनी कंबस्शन इंजन के आउटपुट की आपूर्ति की जाती है। कि भाई जो इंजन के अंदर हमने जो पावर पैदा की उस पावर को ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा आगे भेजा जाता है व्हील तक, और उसके टॉर्क को कम या ज़्यादा किया जाता है, इंगेज और डिसंगेज किया जाता है। ट्रांसमिशन सिस्टम से इंजन की अधिक गति धीमी में बदल दी जाती है। इस प्रक्रिया में टॉर्क बढ़ता है। टॉर्क का मतलब है जो ताकत बढ़ जाती है, उसकी पावर बढ़ जाती है। जो अपनी हरियाणवी लैंग्वेज में बोलते हैं आंगा बढ़ा दिया जाता है उसके अंदर, और फुर्ती कम हो जाती है, यानी कि उसकी स्पीड कम हो जाती है। ट्रांसमिशन का उपयोग बाईसाइकिल के पैडल, स्थिर मशीनों और ऐसे अन्य स्थानों में किया जाता है जहां घूमने की गति और टॉर्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्रांसमिशन सिस्टम का आपने देखा बच्चों, बताया जा रहा है कि वहाँ पे प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मशीनों में, बाईसाइकिल में, जहाँ पर घूमने की गति और टॉर्क का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर कोई मूवेबल पार्ट होता है और उसके अंदर हमें ताकत और स्पीड को बढ़ाना या कम करना होता है, तो वहाँ पर हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम काम में आता है। ट्रांसमिशन सिस्टम के निम्न हिस्से होते हैं। तो कई बार बच्चों फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ट्रांसमिशन सिस्टम में उपयोग होने वाले कौन कौन से मुख्य हिस्से हैं। तो आप बताएंगे सबसे पहला है क्लच असेंबली, दूसरा है गियर बॉक्स असेंबली, तीसरा है प्रोपेलर शाफ्ट। अभी हम इन चीज़ों के बारे में देखेंगे आगे कि क्लच असेंबली कैसे काम करती है। इंटरनल कंबशन इंजन्स जैसे पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन को स्टार्ट करने से पहले यह ज़रूरी है कि उस पर से लोड हटा दिया जाए। इसके अलावा यदि पावर इंजन से सीधे पहियों तक चली जाए तो हो सकता है कि इंजन लोड न ले पाए और बंद हो जाए। दूसरी ओर अगर इंजन पर्याप्त पावर पैदा करता है तो गाड़ी अचानक से चल पड़ेगी, जिससे लोगों को असुविधा या नुकसान भी पहुंच सकता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि इंजन को पहियों से धीरे से जोड़ा जाए। इसके अलावा ऐसी कई स्थितियां होती हैं जिसमें हम इंजन को पहियों से डिस्कनेक्ट करना चाहेंगे, जैसे कि जब हमें ब्रेक लगाना हो या जब गाड़ी ढलान पर हो। इसके अलावा गियर्स बदलने के लिए भी इंजन को ट्रांसमिशन सिस्टम से डिस्कनेक्ट करना ज़रूरी होता है। क्लच एक ऐसा मैकेनिज्म है जो ज़रूरत पड़ने पर इंजन को ट्रांसमिशन से कनेक्ट या डिस्कनेक्ट कर सकता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गाड़ी में क्लच पैडल दबाने पर कैसे एक क्लच इंजन को ट्रांसमिशन सिस्टम से कनेक्ट या डिस्कनेक्ट कर देता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पावर गाड़ी के इंजन में बनती है, जिसके कारण क्रैंकशाफ्ट घूमता है, और क्रैंकशाफ्ट से पावर क्लच के माध्यम से गियर बॉक्स को ट्रांसमिट होती है। इसके बाद यह पावर प्रोपेलर शाफ्ट और डिफरेंशियल से होते हुए पहियों तक पहुंचती है। क्लच फ्लाईव्हील और गियर बॉक्स के बीच में लगा होता है, और जब भी क्लच पैडल दबाया जाता है यह इंजन को गियर बॉक्स से डिस्कनेक्ट कर देता है, और इसलिए पावर गियर बॉक्स तक नहीं पहुंचती है। अब गियर्स आसानी से बदले जा सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था में गियर्स फ्रीली घूम रहे होते हैं और गियर्स पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होता है। एक क्लच में एक फ्लाईव्हील होता है जो सीधे क्रैंकशाफ्ट पर लगा होता है, और इसलिए जब इंजन चल रहा होगा तब फ्लाईव्हील भी घूमेगा। इसके बाद एक क्लच प्लेट होती है जो कि स्टील से बनी होती है, और इसके दोनों तरफ फ्रिक्शन मटेरियल लगा होता है। क्लच प्लेट एक स्प्लाइन शाफ्ट पर लगी होती है, और यह शाफ्ट पर आगे पीछे मूव कर सकती है। यह स्प्लाइन शाफ्ट गियर बॉक्स का इनपुट शाफ्ट होता है, और जब तक क्लच को डिसएंगेज नहीं कर दिया जाता है यह गियर बॉक्स को पावर ट्रांसमिट करता रहता है। मान लीजिए इंजन चल रहा है
और इसलिए फ्लाईव्हील भी घूम रहा है। अब अगर क्लच प्लेट को थोड़ा एक्सियल फोर्स लगाकर फ्लाईव्हील के कांटेक्ट में लाया जाए तो इन दोनों के बीच फ्रिक्शनल फोर्स लगना शुरू हो जाएगा और क्लच प्लेट घूमने लगेगी। जैसे जैसे एक्सियल फोर्स बढ़ता है वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ने लगता है और धीरे धीरे क्लच प्लेट और फ्लाईव्हील एक ही स्पीड से घूमने लगते हैं। जब फ्लाईव्हील और क्लच प्लेट एक ही स्पीड से घूमने लगते हैं तब यह आपस में स्लिप नहीं करते और हम कह सकते हैं कि क्लच पूरी तरह से एंगेज्ड है। क्लच के एंगेजमेंट के लिए यह एक्सियल फोर्स प्रेशर प्लेट द्वारा लगाया जाता है। प्रेशर प्लेट को स्ट्रैप प्लेट की मदद से लचीले ढंग से क्लच कवर द्वारा सपोर्ट किया जाता है। प्रेशर प्लेट पीछे की तरफ से रिट्रैक्टर क्लिप की मदद से डायफ्राम स्प्रिंग के बाहरी किनारों से जुड़ी होती है। डायफ्राम स्प्रिंग एक डिस्क शेप का स्प्रिंग होता है जिसके बीच में एक छेद होता है और रेडियल डायरेक्शन में स्लॉट्स बने होते हैं। डायफ्राम स्प्रिंग का मोशन इसके दोनों तरफ लगे दो वायर रिंग्स के द्वारा फिक्स किया जाता है। यह वायर रिंग्स स्प्रिंग के बाहरी किनारे से थोड़ी ही दूरी पर लगे होते हैं और एक फलक्रम की तरह काम करते हैं। इसलिए जब स्प्रिंग के सेंटर में एक्सियल फोर्स लगाया जाता है तो इसके बाहरी किनारे विपरीत दिशा में चले जाते हैं और जब फोर्स हटा दिया जाता है तो स्प्रिंग वापस पहले वाली स्थिति में चला जाता है। यह दो वायर रिंग्स रिवेट के द्वारा अपनी पोजीशन पर फिक्स किए जाते हैं और बदले में यह रिवेट क्लच कवर पर फिक्स होते हैं। क्योंकि प्रेशर प्लेट डायफ्राम स्प्रिंग से जुड़ी हुई है, यह स्प्रिंग के बाहरी किनारे के साथ मूव करती है। इस प्रेशर प्लेट, डायफ्राम स्प्रिंग और कवर की असेंबली को प्रेशर प्लेट असेंबली कहते हैं और ये फ्लाईव्हील से बोल्ट्स के द्वारा जुड़ी होती है। इसलिए फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट असेंबली एक यूनिट की तरह काम करते हैं और एक ही स्पीड से घूमते हैं। फ्री कंडीशन में डायफ्राम स्प्रिंग कोन शेप का होता है, लेकिन जब कवर को फ्लाईव्हील से जोड़ा जाता है तब यह लगभग फ्लैट शेप में आ जाता है और यह प्रेशर प्लेट पर स्प्रिंग फोर्स लगाने लगता है। इसी फोर्स के कारण प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट को फ्लाईव्हील पर दबा देती है और क्लच प्लेट पर दोनों तरफ से दबाव के कारण इस पर दोनों तरफ से फ्रिक्शनल फोर्स लगता है और यह घूमती है। जब क्लच पैडल दबाया जाता है, एक क्लच बियरिंग डायफ्राम स्प्रिंग के सेंटर को अंदर की तरफ धकेलती है। इसकी वजह से स्प्रिंग का बाहरी किनारा और इसलिए प्रेशर प्लेट बाहर की तरफ मूव करते हैं। इसलिए क्लच प्लेट पर से दबाव हट जाता है और यह फ्लाईव्हील से अलग हो जाती है। इसलिए अब क्लच प्लेट से कोई पावर ट्रांसमिट नहीं हो रही है और इंजन ट्रांसमिशन से अलग हो गया है। जब क्लच पैडल को रिलीज कर दिया जाता है तो क्लच प्लेट फ्लाईव्हील से वापस जुड़ जाती है और एक बार फिर से क्लच से पावर ट्रांसमिट होने लग जाती है। इंजन में फ्लक्चुएशन, अचानक से क्लच एंगेजमेंट या दूसरे किसी झटके का ट्रांसमिशन पर असर कम करने के लिए क्लच प्लेट में टॉर्शनल स्प्रिंग दी जाती हैं। गियर बॉक्स का इनपुट शाफ्ट स्प्लाइंड हब से जुड़ा होता है। वहीं रिटेनर प्लेट्स क्लच प्लेट पर फिक्स होती हैं। हब इन दोनों रिटेनर प्लेट्स के बीच में लगाया जाता है
और कुछ हद तक घूम सकता है। टॉर्शनल स्प्रिंग को लगाने के लिए स्लॉट्स दिए जाते हैं। इस प्रकार जब क्लच एंगेज होता है तो क्लच प्लेट के घूमने के कारण पहले स्प्रिंग्स हब पर कंप्रेस होती हैं और फिर यह हब पर फोर्स लगाने लगती हैं, जिसके कारण हब घूमता है। और इस प्रकार पावर स्मूथली गियर बॉक्स को ट्रांसफर हो जाती है। अभी आपने देखा कि क्लच किस प्रकार से कार्य करती है और इसके कौन कौन से हिस्से पुर्जे इसके अंदर लगाए जाते हैं और वह किस प्रकार से वर्किंग, डिसएंगेज और इंगेज करती है। अब इसके क्लच के कार्य, फाइनल एग्जाम्स के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं क्लच के कार्य बताओ, तो आपको यहाँ पर क्लच के कार्य बताने हैं। नंबर 1 देखेंगे, इंजन के पावर को गियर बॉक्स से डिस्कनेक्ट करने की आवश्यकता निम्नलिखित स्थितियों में होती है। नंबर 1 है क इंजन को स्टार्ट और वार्म अप करना। तो भाई क्लच का काम क्या है? इंजन को स्टार्ट और वार्म अप करना। दूसरा है वाहन को खड़ी स्थिति से चलाने के लिए पहले और दूसरे गियर को लगाने में सहायता देना। कि भाई जब हम गाड़ी को जो है चलाना स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमारे को पहला गियर लगाना पड़ेगा जिससे गाड़ी लोड उठा सके। ठीक है, तो यह गियर को इंगेज और डिसएंगेज करने का काम करता ताकि गाड़ी को आसानी से चलाया जा सके। गै देखेंगे, आवश्यकता अनुसार गियर को बदलने में सहायता देना। जब ड्राइवर अपनी इच्छा के अनुसार गियर लगाना चाहता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो उसको गियर लगाने में जो है क्लच उसकी सहायता करती है ताकि गियर आपस में अच्छी प्रकार से इंगेज और डिसएंगेज किया जा सके गाड़ी को चलाते समय। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जब ब्रेक लगाते हैं तो उसके बाद हमें वाहन को इंजन से डिस्कनेक्ट करना, उसके इंजन से आने वाली पावर को रोकने के लिए क्लच को दबाना पड़ेगा, तभी गाड़ी जो है ना वहाँ पे आराम से रुक पाएगी। आगे देखेंगे, एक आघात या झटका दिए बिना इंजन द्वारा धीरे धीरे लोड लेना। और जो क्लच का काम है कि भाई जो इंजन से आने वाली पावर है उसको गियर बॉक्स के द्वारा या क्लच शाफ्ट से होते हुए गियर बॉक्स तक भेजने के लिए क्लच का प्रयोग किया जाता है। क्लच उसको पावर को धीरे धीरे भेजेगी, ना कि किसी झटके के साथ। अब क्लच की आवश्यकताएं देखेंगे, फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है क्लच की आवश्यकताएं। तो यहाँ पे देखेंगे टॉर्क ट्रांसमिशन। टॉर्क ट्रांसमिशन का मतलब है कि पावर को आगे भेजना। क्लच इंजन के अधिकतम टार्क को भेजने में सक्षम होना चाहिए। भाई यहाँ पर यह बता रहा है कि क्लच इस टाइप का होना चाहिए ताकि वो पावर को पूर्ण रूप से आगे भेज सके। नंबर 2, ग्रेजुअल इंगेजमेंट। क्या धीरे धीरे इंगेज करना चाहिए ताकि अचानक झटका नहीं लगे। कि भी ग्रेजुअल इंगेजमेंट का मतलब है कि बिल्कुल आराम से उसके साथ कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होना चाहिए, ना कि झटके के साथ कनेक्ट और डिस्कनेक्ट हो, ताकि पावर आराम से जा सके और कोई आवाज़ ना हो। नंबर 3, हीट डिसिपेशन। क्लच से बहुत अधिक मात्रा में हीट या गर्मी निकलनी चाहिए जो घर्षण के कारण क्लच चलाने से पैदा होती है। तो यहाँ पर यह बता रहा है स्टूडेंट्स कि क्लच इस प्रकार की होनी चाहिए जब वह फ्लाई व्हील के साथ रगड़ खाए और जब वह घर्षण उसके साथ स्टार्ट हो, फ्रिक्शन स्टार्ट हो, तो उसमें जो गर्मी है वो क्लच प्लेट ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकाल सके, ताकि उसके अंदर जो गर्मी पैदा होती है, किसी भी दो मूवेबल पार्टों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें फ्रिक्शन, रगड़ पैदा होती है, रगड़ से गर्मी पैदा होती है, उस गर्मी को दूर करने वाली क्लच प्लेट होनी चाहिए ताकि उसके अंदर ज़्यादा गर्मी पैदा ना हो। डायनेमिक बैलेंसिंग। क्लच डायनेमिक तौर पर संतुलित होना चाहिए कि भाई क्लच जो है ना बबलिंग नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से कभी साइकिल के अंदर बल आ जाता है उस प्रकार से वह बबलिंग नहीं करना चाहिए, वाइब्रेट नहीं करना चाहिए। तेज़ गति वाले इंजन क्लच के मामले में यह खास तौर से आवश्यक है कि भाई जो हाई स्पीड के इंजन हैं उनके अंदर तो यह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नंबर 5 देखेंगे, वाइब्रेशन डंपिंग। क्लच में पावर ट्रांसमिशन के दौरान पैदा होने वाले शोर को समाप्त करने के लिए धीमे करने वाले वाइब्रेशन की उपयुक्त प्रक्रिया होनी चाहिए। कि भाई उसके अंदर जब जो पावर ट्रांसमिट करता है उस समय से उसके अंदर कोई भी वाइब्रेशन, कंपन नहीं होना चाहिए, कोई भी इतनी ज़्यादा आवाज़ पैदा नहीं होनी चाहिए। नंबर 6 देखेंगे, साइज़। क्लच का साइज़ जितना छोटा संभव हो सके बनाना चाहिए ताकि कम से कम जगह ले। कि भाई क्लच जब हम बनाते हैं किसी गाड़ी के अंदर, मान लो हम गाड़ी बना रहे हैं और क्लच हमें बनानी पड़ जाए, तो हमारी जो क्लच है हमें इस प्रकार से बनानी चाहिए कि वह छोटी से छोटी हो, जो कम से कम स्थान ले, कम से कम जगह पर उसको लगाया जा सके। फ्री पैडल प्ले। क्लच में फ्री पैडल प्ले होना चाहिए ताकि कार्बन थ्रस्ट
फ्री पैडल का मतलब है कि उसके अंदर जब हम पैडल को दबाते हैं तो डायरेक्ट वह उसके कनेक्ट नहीं होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए ताकि हम पाँव रखें तो एकदम से उसके साथ जो है कांटेक्ट में क्लच के ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, थोड़ा सा उसके अंदर गैप होना चाहिए, जिससे हमारी जो है थ्रस्ट बैरिंग और टूट फूट पर पड़ने वाले प्रभाव लोड को कम किया जा सकता है, जो कि भाई उसके अंदर टूट फूट होंगे उनको कम किया जा सकता है। अगर एकदम से हम डायरेक्ट उस पर अप्लाई करते हैं तो हो सकता है उसमें कोई ना कोई टूट फूट हो जाए। तो उसके अंदर फ्री प्ले यानी कि थोड़ा सा गैप होना चाहिए पैडल के अंदर जब हम उस पर प्रेशर डालते हैं। चलाने में आसान, क्लच चलाने में आसान होना चाहिए और इसे चलाने में ड्राइवर में कम मेहनत करनी पड़नी चाहिए। यहाँ पर यह बता रहा है कि ड्राइवर जब क्लच पैडल को दबाए तो ड्राइवर को ज़्यादा ताकत ना लगानी पड़े। अगर वह ज़्यादा ताकत लगाएगा तो वह परेशान हो जाएगा, बार बार उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। गाड़ी जो है क्लच आसानी से काम करने वाली होनी चाहिए। हल्कापन, क्लच में ड्रीवन मेंबर जहाँ तक संभव हो हल्के होने चाहिए ताकि ये क्लच के अगले अलग होने के बाद किसी भी समय पर घिसना जारी ना रख सकें। तो भाई क्लच के जो ड्रीवन मेंबर हैं, जो उसको चलाने वाले हैं, वह पार्ट बिल्कुल हल्के होने चाहिए, उनमें कोई ज़्यादा वज़न नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब हम क्लच के मुख्य हिस्से देखेंगे कि भाई फाइनल एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्लच के मुख्य हिस्से कौन से होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे नंबर 1 है ड्राइविंग मेंबर, ड्रीवन मेंबर, ऑपरेटिंग मेंबर। ड्राइविंग मेंबर का मतलब है जो उसको चलाने वाले पुर्जे हैं, उनके बारे में बताया गया है। ड्राइविंग मेंबर में इंजन क्रैंक शाफ्ट पर लगाया गया फ्लाई व्हील होता है। भाई इसमें ये बता रहा है कि ड्राइविंग मेंबर में फ्लाई व्हील जो है फर्स्ट पार्ट होता है ड्राइविंग मेंबर का। फ्लाई व्हील के को कवर करने के लिए बोल्ट से लगाया जाता है, जिसमें प्रेशर प्लेट या ड्राइविंग डिस्क, प्रेशर स्प्रिंग, रिलीज लीवर होते हैं। इस प्रकार फ्लाई व्हील की पूरी असेंबली और कवर हर समय घूमते हैं। क्लच हाउसिंग और कवर में क्लच चलाने के दौरान होने वाले घर्षण से उत्पन्न गर्मी बाहर निकालने की जगह होती है। तो आपने जो है वीडियो के अंदर यह पूरा का पूरा सिस्टम देख लिया था और उसके अंदर आपको पार्ट बता दिए गए थे। नेक्स्ट देखेंगे ड्रीवन मेंबर। ड्रीवन मेंबर में डिस्क या प्लेट होती है जिसे क्लच प्लेट कहते हैं। भाई इसके अंदर ये जो चलने वाली होती है वो क्या होती है, क्लच प्लेट होती है। यह क्लच शाफ्ट प्राइमरी शाफ्ट के तख्ते पर लंबाई में फिसलने के लिए मुक्त होती है। क्लच शाफ्ट पर सामग्री लगी रहती है जो उसको फ्रिक्शन के काम आती है और यह उसके प्राइमरी शाफ्ट पर आगे पीछे इसको किया जा सकता है। जब इसे फ्लाई व्हील और प्रेशर प्लेट के बीच पकड़ा जाता है तो क्लच शाफ्ट तख्ते के जरिए घूमता है। तो जब भाई इसको फ्लाई व्हील पर लगा दिया जाता है जो आपके स्प्रिंग के साथ, डायाफ्राम स्प्रिंग के साथ, उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है तो वह अटैच हो जाती है फ्लाई व्हील के साथ और फिर आगे वह पावर को ट्रांसमिट करती है। फिर ऑपरेटिंग मेंबर में क्या फुट पैडल, लिंकेज, रिलीज बियरिंग, रिलीज लीवर और स्प्रिंग होते हैं। तो ये उसके मुख्य पार्ट हैं भाई जो आपको बताए गए हैं और उस वीडियो के अंदर आप उसको देख सकते हैं दोबारा रीबैक करके। अब देखेंगे गियर बॉक्स। हमें गियर बॉक्स या ट्रांसमिशन सिस्टम में गियर के अलग अलग अनुपातों की ज़रूरत होती है कि भाई हमें अलग अलग स्पीड में अलग अलग सिचुएशन में गाड़ी को चलाना होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें गियर बॉक्स की ज़रूरत होती है ताकि रोड और लोड के हिसाब से गाड़ी को चलाया जा सके, ताकि वाहन को अलग अलग गति में चलाया जा सके। गाड़ी को स्पीड में अलग अलग स्पीड में चलाना, वाहन को चलाना शुरू करते समय फ्लाई व्हील पर टार्क अधिकतम उपलब्ध मात्रा के कारण वाहन को चलने के लिए निचला गियर अनुपात चुनना चाहिए। कि भैया बता रहा है कि हमें जब स्टार्टिंग में गाड़ी को पुशअप करना है तो उस टाइम पे पहला गियर लगाना चाहिए ताकि वह उसको अच्छी प्रकार से टॉर्क को ले सके, पावर को आगे भेज सके। अब आगे बता रहा है कि जैसे जैसे इंजन की गति बढ़ेगी फ्लाई व्हील में टार्क की मात्रा कम होती जाती है और इसके लिए उच्च गियर अनुपात चुनने की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी भाई वैसे ही हमें गियर, अगर हम गाड़ी के गियर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, उसका जो टार्क है वो कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके कार्य कि भाई गियर बॉक्स क्या काम करता है। गियर बॉक्स का मुख्य प्रयोजन इंजन और सड़क पर चलने वाले पहियों के बीच लीवरेज या टार्क अनुपात को आवश्यकता अनुसार बदलने का साधन प्रदान करना। कि भाई गियर बॉक्स क्या करता है, टॉर्क को कम या ज़्यादा करता है। रोड के ऊपर जो व्हील है, जो पहिए चलते हैं, उसी को चलाने के लिए रोड और लोड की कंडीशन के अनुसार। और आगे देखते हैं रिवर्स गियर चुनकर कार को पीछे ले जाने का एक साधन है। तो भाई हम गियर बॉक्स के द्वारा गाड़ी को बैक भी कर सकते हैं। अब चलिए आपको एक वीडियो के जरिए पूरा गियर सिस्टम किस प्रकार से काम करता है, उसके अंदर क्या क्या सिचुएशन क्रिएट होती है, कब कब कौन कौन सी टॉर्क किस किस समय पर पैदा की जाती है, आइए देखते हैं। उपयोग किया जा रहा है। आज भी ये ट्रांसमिशन का सबसे लोकप्रिय रूप है।
इस वीडियो में हम बताएंगे कि वास्तविक मैनुअल ट्रांसमिशन रिवर्स गियर के साथ कैसे काम करता है। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ऑटोमोबाइल में ट्रांसमिशन की आवश्यकता क्यों है। इंजन के द्वारा उत्पन्न हुई पावर पहियों तक पहुंचने से पहले ट्रांसमिशन की प्रक्रिया से गुजरती है। ट्रांसमिशन का मुख्य कार्य अलग अलग ड्राइविंग की स्थिति में पहियों की गति और टॉर्क को नियंत्रित करना होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक पहाड़ी पर चढ़ना चाहते हैं तो आपको अधिक टॉर्क की आवश्यकता होती है। ट्रांसमिशन की गति को कम करके हम एक ही पावर इनपुट के लिए ज्यादा टॉर्क प्राप्त कर सकेंगे। इसके विपरीत, यदि टॉर्क की आवश्यकता कम है तो हम ट्रांसमिशन की गति को बढ़ा सकते हैं। अब चलिए हम इसकी अंदरूनी कार्यप्रणाली को देखें। मैनुअल ट्रांसमिशन गियर अनुपात के सरल सिद्धांत पर काम करता है। एक बुनियादी ट्रांसमिशन तंत्र यहां दिखाया गया है। यहां इनपुट और आउटपुट शाफ्ट एक काउंटर शाफ्ट के द्वारा जुड़े हुए हैं। एक 3 गति तंत्र इस तरह दिखेगा। यह स्पष्ट है कि गियर स्लाइड करने पर हम अलग अलग ट्रांसमिशन अनुपात प्राप्त कर सकते हैं। इस ट्रांसमिशन को विशेष रूप से एक स्लाइडिंग मैश ट्रांसमिशन कहा जाता है। यह गति को नियंत्रित करने के लिए बेहतर है, लेकिन इसका एक छिपा हुआ नुकसान भी है। एक गियर से स्लाइड करना और दूसरे गियर के साथ जोड़ना काफी मुश्किल होता है। कांस्टेंट मैश ट्रांसमिशन इस समस्या को स्थायी रूप से हल कर देता है। यहां गियर हमेशा मैश में रहते हैं, लेकिन इनमें बड़ा अंतर होता है। यहां आउटपुट गियर शाफ्ट से ढीला जुड़ा होता है। यदि हम एक समय में शाफ्ट को केवल एक गियर से जोड़ते हैं तो शाफ्ट की गति जुड़े हुए गियर की गति के समान होगी। एक काल्पनिक कनेक्टर की मदद से अलग अलग गियर अनुपातों को यहां दिखाया गया है। यह ध्यान दिया जाना दिलचस्प है कि चौथे गियर में इनपुट और आउटपुट शाफ्ट सीधे जुड़े हुए हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन का मुख्य कार्य ढीले जुड़े हुए गियर को आसानी से और प्रभावी ढंग से शाफ्ट से जोड़ना होता है। देखते हैं कि व्यवहार में यह कैसे किया जाता है। सबसे पहले मुख्य शाफ्ट गियर में सिंक्रोनाइजर कोन टीथ व्यवस्था होती है। हब को एक शाफ्ट से जोड़ा जाता है। एक स्लीव जो हब पर स्लाइड करने के लिए स्वतंत्र है, उसे भी इस प्रणाली में उपयोग किया जाता है। यह स्पष्ट है कि अगर स्लीव सिंक्रोनाइजर कोन के टीथ से जुड़ा होता है तो गियर और शाफ्ट एक साथ घूमेंगे या वांछित लॉकिंग की स्थिति प्राप्त कर ली जाएगी। लेकिन गियर बॉक्स के संचालन के दौरान शाफ्ट और गियर दोनों अलग अलग गति से घूम रहे होंगे, इसलिए इस तरह की लॉकिंग एक आसान काम नहीं है। सिंक्रोनाइजर रिंग शाफ्ट और गियर की गति को समान बनाए रखने में मदद करती है। सिंक्रोनाइजर रिंग हब के साथ घूमने में सक्षम है, लेकिन अक्षीय रूप से स्लाइड करने के लिए स्वतंत्र है। स्लीव के चलने से पहले क्लच पैडल दबाया जाता है। इस तरह से गियर में पावर का प्रवाह रुक जाता है। जब हम स्लीव को चलाते हैं तो स्लीव कोन पर सिंक्रोनाइजर रिंग को दबाएगा। सिंक्रोनाइजर रिंग और कोन के बीच अधिक घर्षण बल के कारण गियर की गति शाफ्ट के समान हो जाएगी। इस समय स्लीव आगे की ओर जा सकता है और यह गियर के साथ लॉक हो जाएगा। इस प्रकार गियर आसानी से और प्रभावी ढंग से शाफ्ट के साथ लॉक हो जाता है। इसी तंत्र को अन्य गियर में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि पहला गियर, तीसरा गियर और चौथा गियर। आप गियर लीवर की बदलती कार्यविधि को भी देख सकते हैं।
इनपुट शाफ्ट की तुलना में आउटपुट शाफ्ट को अधिक गति से घुमाने के लिए 5वें गियर का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि रिवर्स गियर कैसे काम करता है। जैसा कि दिखाया गया है कि रिवर्स गियर 3 गियर व्यवस्था का उपयोग करता है। उनमें से एक निष्क्रिय गियर है। जब निष्क्रिय गियर को दबाया जाता है और वो अन्य 2 गियर से जुड़ जाता है तो आउटपुट शाफ्ट विपरीत दिशा में घूमने लगता है। कृपया यहां ध्यान दें कि रिवर्स गियर में एक सिंक्रोनाइजर रिंग तंत्र नहीं है। इसका मतलब है कि रिवर्स गियर को लगाने से पहले घूमते हुए गियर बॉक्स को पूरी तरह से रोकना होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।